द मीनिंग ऑफ पीपल एज रिसोर्स। पूरा का पूरा अपना फोकस किस पे कर दिया? ह्यूमन रिसोर्स पे। आपकी बुक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो वापस से 2 टाइप की बताई गई है। जो भी हमारे पास कंट्रोल प्राइजेस होते हैं ना, उन पे ही काम करते हैं। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल और आई होप कि आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लेक्चर्स काफी अच्छे लगे होंगे। Hi, my name is Arima Chaturvedi and I'm here only on Drishti School to teach you economics one shot. इसके बाद एक लेक्चर आने वाला है पॉलिटी का वन शॉट और उसमें हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। आज के चैप्टर्स, वैसे इकोनॉमिक्स की बुक जो है आपकी उसमें 4 चैप्टर्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू नो इट, बट द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन एलिमिनेटेड बाय द CBSE itself and because we are doing this one shot because of your final examinations, तो वो चैप्टर मैंने यहाँ पर कवर नहीं कराना है, ठीक है। प्लीज़ इफ एनीबडी इज देयर जिसके एग्जाम में ये आ रहा है चैप्टर, तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। मैं अलग से उसकी वीडियो जरूर लाइव में भी रिकॉर्डेड लेकर आऊंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स वन शॉट। बिफोर मूविंग इनटू द सेशन, याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी ऐसी नई वीडियो आए तो आप फटाफट से उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स वन शॉट एंड हियर वी गो। The first chapter that we're covering today is economics का people as resource and I took black color. Wow, brilliant Arima. Black screen पे black pen. Nice. चलो, तो बहुत शॉर्ट में हम ये चैप्टर्स करेंगे, पर कोई भी आई ट्राई कि कोई भी टॉपिक स्किप ना हो, बिकॉज हमारे पास टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। आपको पता है दिस इज अ वन शॉट वीडियो, तो ये 3 चैप्टर्स काफ़ी रैपिडली हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। इसके इन डेप्थ वीडियोस ज़रूर आएगी, जल्दी आएगी, और लाइव लेक्चर्स भी आएंगे, बट till then you just have to stay tuned to the channel. All right, chal, so let's start with the first topic, which is the meaning of people as resource. देखो, जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं, मेनली हमारे पास में 3 टाइप की रिसोर्सेज हैं, राइट। पहली रिसोर्स कौन सी होती है? पहली रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स, है ना। वो सारी रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है और हम उसको बिना किसी चेंज के वैसे ही अडेप्ट करते हैं, वैसे ही उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी रिसोर्सेज होती है हमारी ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसे कि ये पेन, ये पीछे बोर्ड, आई हैव अ लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी, वो कुछ भी, ये टी-शर्ट इनफैक्ट इज अ मैन मेड रिसोर्स, राइट। दिस वॉच आई एम वेयरिंग, इट्स अ मैन मेड रिसोर्स। तो ये सारी हमारी ह्यूमन मेड या मैन मेड रिसोर्सेज हैं। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि मैं, आप, हम सब लोग, क्या मैं आपके किसी काम आ रही हूँ, क्या मैं यूजफुल हूँ, तो मैं एक रिसोर्स हूँ, या यूजफुल हो सकती हूँ तो भी मैं एक रिसोर्स हूँ, ठीक है। पर अब बात करते हैं कि एक और टर्म आता है यहाँ पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स? ये समझ नहीं आता हमें, है ना। देखो, रिसोर्स तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकती है। ये लाइट जो यहाँ पर है, ये जो लाइट्स यहाँ पर हैं, ये सारी लाइट्स हमारे लिए रिसोर्स हैं, चाहे ये बंद हो, चाहे ये पैक्ड रखी हो या ये नहीं रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये हमारे लिए रिसोर्स है, राइट। पर कोई चीज जब आप उसको और बेटर बना देते हो ताकि वो सोसाइटी के एक्चुअली यूज में आ रही हो, तब हम उसको बोल देते हैं कैपिटल। जैसे कि हम सब एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, है ना। अभी हम क्या सोच रहे हैं? अभी हम सोच रहे हैं कि आप सारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे पढ़ लिख के अच्छी अच्छी सर्विसेज में पहुंच जाओगे, मे बी बिजनेस करोगे, मे बी सर्विस करोगे, जो भी आपने करना है, राइट। बट अभी चलो नेवर माइंड, ओके। बट अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि क्या हम में से अभी, क्योंकि हमारी ग्रोइंग एज है, हमारी नहीं, सॉरी, मेरी तो हो गई ग्रोथ एज अब खत्म, पर आपकी क्योंकि अभी ग्रोइंग एज है, और इसमें से क्या जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, क्या वो 100% सारे स्टूडेंट्स सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर करेंगे? वेलफेयर से मेरा मतलब ये नहीं कि एनजीओ खोल के बैठ जाओ, वेलफेयर से मेरा मतलब है कि आप कुछ एक ऐसी सर्विस करो जिससे सोसाइटी को फायदा है। ये भी नहीं कह रही कि टीचिंग करनी शुरू कर दो, हॉस्पिटल खोलो, नहीं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, आप अपने लिए भी काम कर रहे हैं, तो उसमें से भी टैक्स तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना। तो फाइनली हो क्या रहा है कि आपकी सर्विस से हमारी जो सोसाइटी है उसका वेलफेयर हो रहा है,
राइट, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन रिसोर्स। पर इसमें से सब लोग तो ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन फ्यूचर कुछ भी नहीं करेंगे और शायद सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होने की जगह वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। पर आज के टाइम पर क्या मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ कि आप में से कितने लोग डिपेंडेंट होंगे, कितने लोग इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं कर सकती, है ना। ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है मेरे पास कि मैं अभी बता दूं कि अच्छा ये बच्चा जो है ये तो आगे जाके सोसाइटी को हेल्प करेगा और ये वाला बच्चा सोसाइटी को कोई हेल्प नहीं करने वाला, राइट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज के टाइम पे मैं आप सबको एज अ ह्यूमन रिसोर्स ट्रीट करूंगी, पर इन द नियर फ्यूचर जब आप लोग की सर्विसेज लग जाएंगी, जब आप लोग एक डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट कैटेगरी में चले जाओगे, तब हम देखेंगे कि आप में से कितने लोग ह्यूमन कैपिटल की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारे लोग तभी भी हम बोलेंगे कि यार ये ह्यूमन रिसोर्स है, पर ये ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो पाया। सो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब वैसे तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विल। किसी के पास कितना भी पैसा हो, किसी कोई कितना भी एजुकेटेड हो, उसकी हेल्थ कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे काम नहीं करना तो वो काम नहीं करेगा, वो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं करेगा, वो टैक्सेस पे नहीं करेगा, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर कुछ कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं? बाकी सारी चीजों में, जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, स्किल्स हो गई। अगर हम ये सब चीजें डेवलप करना शुरू करते हैं एट अ वेरी यंग एज, तो शायद चांसेस हैं कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। क्या हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस होता है? आई होप आ गई होगी सबको ये बात। बस अगर ये स्लाइड मेरी चेंज हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी आई एम नॉट लाइक I'm a little slow into all these things, और ये थोड़ा सा this is also very slow. प्लीज प्लीज, अब तो बहुत बेइज्जती हो गई है, अब तो चल जाना चाहिए। वाओ चल गया, पहले बोल देते यार, मैं बोल देती बेइज्जती नहीं हो रही और क्या। चल गया, मतलब इसने करानी थी मेरी बेइज्जती, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, द एग्जाम्पल ऑफ जापान, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि देखो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो क्या ये हमारे लिए एक बेटर चीज़ है, या ये हमारे को कहीं बहुत ज़्यादा पीछे ना ले जाए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन? अब इसमें दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, जो आने वाले समय में ह्यूमन कैपिटल बनेगी, उस ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत अच्छा काम नहीं करते, तो शायद मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट हो जाए ऑन द सोसाइटी इटसेल्फ। बट अगर हम इसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं, अपनी कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो शायद ये इंडिपेंडेंट हो जाए और सोसाइटी को वेलफेयर दे सके, ठीक है। इसीलिए हमारी कोशिश क्या होती है, उनको एजुकेशन, बहुत अच्छी हेल्थ और उसके साथ में स्किल्स प्रोवाइड करने की। अब इसमें एग्जाम्पल आता है जापान का। अब जापान का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि जापान में पॉपुलेशन बहुत थी, पर जब वहाँ की सरकार ने उनकी पॉपुलेशन पे काम करना शुरू किया, अब आप देखो जापान एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मीट करती हैं। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स, सॉरी व्हाट डू वी कॉल दैट एरिया, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हमेशा की तरह जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, आई एम प्रीटी श्योर यू आर स्मार्ट इनफ कि जो मैं बीच में वर्ड्स, जंबल वर्ड्स बोल देती हूँ और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स बोल देती हूँ, वो आप समझ जाओगे और कमेंट सेक्शन पे भी लिख दोगे कि मैम आप ये वाला वर्ड भूल गए थे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि क्योंकि एक सेस्मिक जोन, हाँ सी दिस इज द वर्क ऑफ माई ब्रेन सेल। हाँ, तो दिस कंट्री जापान, दिस फॉल्स अंडर द सेस्मिक जोन, राइट। अगर ये सेस्मिक जोन में आ रही है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक्स की आती रहेंगी, और बिकॉज अर्थक्वेक्स आते रहते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे सुनामी का भी पूरा खतरा है ना, द हार्बर वेव्स, राइट। तो अब द पॉइंट इज कि अगर उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारी नहीं है,
तो क्या कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के पास बहुत सारे हैं, पर क्या हम जापान जितने डेवलप्ड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बाद भी पूरा का पूरा अपना फोकस किस पे कर दिया? ह्यूमन रिसोर्स पे, और पूरी अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरीके को, इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें मेनली क्या चीजें आती हैं? एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। ठीक है, बस यही हमारा टॉपिक था। इसमें इस चैप्टर में आपको छोटे छोटे केस स्टडीज दिए हुए हैं। केस स्टडीज एक बार रीड कर लेना, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आए भी तो केस बेस्ड क्वेश्चन में से। ठीक है, तो वहां पे हम प्रिटी श्योर कि यू विल डू गुड, है ना। अगर एक बार रीड किया हुआ है तो केस बेस्ड क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो अब इसमें ना दो चीजें और आती हैं। एक है हमारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से पहले। अच्छा चलो, इससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक आता है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, हम माय बाय। टॉपिक है वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। ये क्या है? कौन सी साइकिल की बात कर रहे हैं? क्या ये वो चलाने वाली साइकिल की बात हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। बट क्योंकि साइकिल है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये समझ गए कि दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लूप, है ना, एक लूप की बात हो रही है। अब नाम से पता चल रहा है विशियस मतलब बैड एंड वर्चुअस मींस ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग, है ना। तो अब विशियस, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ विशियस साइकिल में क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे इसे कि मतलब nobody should mind, I'm just giving an example कि let's suppose आपके जो पेरेंट्स हैं या किसी के भी पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड है, मान लेते हैं कि उन्होंने 12th पास करी है, उससे ज़्यादा वो पढ़ नहीं पाए ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस, बट वो आपको बहुत पढ़ाना चाहते हैं, पर क्या आपको जितनी हेल्प वो करेंगे उससे ज़्यादा हेल्प कोई कर सकता है? किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ? गाइडेंस के अकॉर्डिंग। क्या वो आपको उतने गाइडेंस अच्छी दे सकते हैं जितना कोई और दे सकता है जो एजुकेटेड है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको 12th के बाद का कुछ आइडिया ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी एक फील्ड का आइडिया हो, आर्ट्स लिए हो उन्होंने, तो उन्हें आर्ट्स का आइडिया हो, बाद में पता चल गया हो, बट उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ का आइडिया नहीं, है ना। तो ऐसा पूरे चांसेस होते हैं, राइट। अब सोचो किसी के पेरेंट्स इंजीनियर हैं और उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि यूपीएससी कैसे क्रैक करना है ना। तो अब उनको कैसे आइडिया होगा जब उन्होंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता उन्हें। तो ये क्या है कि आपको गाइडेंस, आपको हेल्प तभी मिल सकती है जब आपसे पहले वाली जो जनरेशन है वो उतनी हेल्दी भी रही हो, उतनी एजुकेटेड भी रही हो, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आप उन लोगों के बारे में सोचो जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होते हैं, हु आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फैमिली, राइट। तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए होती है विशियस साइकिल कि सपोज हमारे पास अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं और अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। अब पुअर में हम ये समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि पॉवर्टी के साथ में हेल्थ की भी डेटेरियोरेशन होती है ना, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अच्छी हेल्थ को अफोर्ड नहीं कर पाते जितना एक वेल्दी पर्सन अफोर्ड कर सकता है। लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारे पास हेल्थ सर्विसेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं जो सरकार हमें देती है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है नहीं, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पैसे के ऊपर, है ना। तो अब अनएजुकेटेड पेरेंट्स और पुअर पेरेंट्स की बात करें तो इनके जो बच्चे होंगे उन बच्चों को ये क्या प्रोवाइड करेंगे? ये उनको बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहुत अच्छी गाइडेंस का मतलब क्या है कि ये उनको उतनी अच्छी हेल्थ और उतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो इनका मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल होगा, वो प्रोवाइड करेंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं, है ना। पोटेंशियल कम हो जाता है यहाँ पे। तो उतनी अच्छी हेल्थ, हाइजीन या एजुकेशन ये अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं लेस हेल्थ और लेस एजुकेशन लिख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये समझ में आ गया कि जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को, वो अपने ऑफस्प्रिंग को बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छी हाइजीन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इतनी एजुकेशन उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे, सॉरी जो चिल्ड्रन होंगे, वो कैसे होंगे? वो थोड़ा सा लैक करेंगे बाकी सारे लोगों से, कंपैरेटिवली वो लैक करेंगे बाकी सारे और बच्चों से, है ना। अब होगा क्या? इसकी वजह से जब ये पेरेंट्स बनेंगे तो इनकी भी हेल्थ और इनकी भी एजुकेशन में थोड़ी सी कमी रही होगी, कुछ ना कुछ, और फाइनली ये कैसे बन जाएंगे?
एजुकेटेड पेरेंट्स या अनएजुकेटेड पेरेंट्स विथ नॉट सो गुड हेल्थ, है ना। तो अब बात कुछ ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऐसा होगा, मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि इस साइकिल से निकल के एक वर्चुअस साइकिल में, वर्चुअस क्या हो जाएगी, एजुकेटेड पेरेंट्स और रिच पेरेंट्स या वेल्दी पेरेंट्स, तो यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन कैसी हो जाएगी, गुड हो जाएगी। बच्चे कैसे होंगे, प्रिविलेज्ड बच्चे होंगे यहाँ पे, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अंबानी के बच्चों को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, बिकॉज दे आर प्रिविलेज्ड किड्स, राइट। फिर उनकी हेल्थ और एजुकेशन कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। तो वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे, प्रिविलेज्ड होंगे, राइट। उनके बच्चे बाकी सारे लोगों से प्रिविलेज्ड होंगे। इसी को हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल, और इसको कहते हैं हम विशियस साइकिल। अब विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल में निकलने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साइकिल्स क्रॉस करके फिर जाना पड़ेगा, जबकि आपकी फैमिली में, जबकि आपकी जनरेशन में कोई एक्सेप्शनली वेल कर दे तब, है ना। नहीं तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो एक फैमिली हाउस होल्ड को बहुत टाइम लगता है एक विशियस साइकिल से वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट होने में। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर एब्सोल्युटली। चलो ठीक है, ये क्लियर है। अब हम पहुंचते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब ये कौन सी एक्टिविटीज होती है भाई, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक मतलब हो गया कि भाई ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं टीचिंग कर रही हूँ, क्या इसकी सैलरी मेरे को मिलती है? मिलती है। अगर ये मिल रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सैलरी नहीं मिल रही तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या अमेचर एक्टिविटीज कह देते हैं हम इनको, कि लोग शौक से कर रहे हैं, है ना। अब लोग गार्डनिंग शौक से करते हैं, उसके पैसे थोड़ी ना लेते हैं। कई वहीं पे कुछ गार्डनर्स ऐसे भी होते हैं जो शौक से भी कर रहे होते हैं और उसके पैसे भी बना रहे होते हैं। पेंटर्स कितने सारे होते हैं, है ना, आर्टिस्ट कितने सारे होते हैं। तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया है। पर आपकी बुक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो वापस से 2 टाइप की बताई गई है। एक है आपकी मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो वो हैं जिनसे हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या हो गई, जिनसे हम पैसा नहीं कमा रहे, जिसमें मनी का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मार्केट और नॉन मार्केट में हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ कंजम्पशन का या फिर कंज्यूमर का। ठीक है, अब कंज्यूमर और कस्टमर 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें लगता है कि कंज्यूमर और कस्टमर तो एक ही चीज है, पर नहीं। आप सोचो कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है, क्या नाम रखें, लीलावती। ठीक है, तो मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है लीलावती। लीलावती का बर्थडे आ रहा है, अब मेरे को उसे गिफ्ट देना है। ठीक है, तो मैंने उसको सोचा कि बहुत सुंदर सी वॉच गिफ्ट करूंगी। अब मैं मार्केट गई, मैंने क्या किया, मैंने उस शॉप से एक वॉच खरीदी। मैं कौन हो गई, कस्टमर। पर मैंने वो वॉच अपनी दोस्त लीलावती को दे दी, तो वो उसको कंज्यूम करी है, वो उसको यूज करी है। तो हु इज द कंज्यूमर इन दिस केस, लीलावती, एंड हु इज द कस्टमर इन दिस केस, आई एम द कस्टमर, राइट। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस तो करते हैं, या तो वो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, पैसे बना सकते हैं उससे पर बनाना नहीं चाह रहे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको एज अ कस्टमर कर रहे हैं यूज, और फिर कंज्यूमर कोई और है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को गाड़ियों का बहुत शौक होगा, है ना, सबको होता है, सबको, मेरे को भी है। तो अगर हम किसी गाड़ी की बात करें, क्या उसमें गाड़ी जो कंपनी बना रही है वही उसका इंजन बना रही है, वही उसके अंदर के सारे पार्ट्स बना रही है? क्या सब कुछ एक ही कंपनी करती है? नहीं ना। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये बात पता होगा कि इंजन, अब जैसे बोलते हैं इंजन जर्मनी के बहुत अच्छे हैं, पर गाड़ी थोड़ी है जर्मनी से असेंबल होकर आई है, गाड़ी तो यही असेंबल हो रही है। उसमें क्या किया उन्होंने, वहां का इंजन यूज किया, राइट। तो इंजन किसी कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा। इंजन एक कंपनी थी, मान लेते हैं अल्फा कंपनी,
इस कंपनी ने एक इंजन की फॉर्मेशन करी, ठीक है। ये कंपनी क्या बनाती है, इंजन बनाती है। एक कंपनी हमारे पास बीटा कंपनी, बीटा कंपनी क्या करती है, कार असेंबल करती है। असेंबल लिखना नहीं आ पा रहा, CA पता नहीं क्या क्या हो गया। हाँ, तो अल्फा कंपनी हमारी इंजन बनाती है और बीटा कंपनी कार असेंबल करती है। अल्फा कंपनी इस इंजन को बीटा कंपनी को देती है खरीदारी के लिए। बीटा कंपनी अल्फा कंपनी से सामान खरीदती है और असेंबल करके गाड़ी को, कार को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर करती है। अब आप ये सोचो कि जो ये इंजन है, क्या ये सीधे आपके पास या मेरे पास आया है? नहीं। क्या आपने इसकी पेमेंट करी है डायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली है ना, नहीं करी है, सॉरी, डायरेक्टली है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज में जो फाइनल गुड और सर्विस होता है वो हमेशा कंज्यूमर के पास जाएगा, जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी में ये कस्टमर के पास जा सकता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो कंज्यूमर के पास जाए ही जाए। जैसे कि ये एक्टिविटी है मार्केट एक्टिविटी, ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है जिसमें इंजन जो है वो सीधे कंपनी के पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा। कंज्यूमर के पास बाद में जाएगा जब वो एक असेंबल हो चुकी होगी गाड़ी में, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये अब आपका जो छोटा सा केस स्टडी है वो उससे रिलेटेड है। चलो, तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। होता क्या है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की टाइप्स हैं वो आती हैं, वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। तो एक हो गया हमारे पास रूरल एरिया और दूसरा हो गया अर्बन एरिया, ठीक है। अब रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंस क्या है ये आपको पता ही है। रूरल एरिया लेस डेवलप्ड, अर्बन एरियाज मोर डेवलप्ड। सिटीज की बात करें, रूरल एरिया में हम छोटे टाउन्स की या बहुत छोटे टाउन्स की या विलेजेस की बात करें, मेनली विलेजेस की। तो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अलग अलग टाइप की, ठीक है। पहली है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल और डिसगाइज्ड दोनों ही रूरल का पार्ट है, ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। मतलब ये जो दोनों अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ देखने को मिलेगी, रूरल एरियाज में, है ना। और जो अर्बन एरियाज है यहाँ पर हमारे पास आती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है, मतलब तो आपने समझाया नहीं, ये बता दिया कि कहाँ कहाँ होती है। चलो, तो रूरल एरिया इसलिए समझाया मैंने ताकि आप इसको बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाओ। सबसे पहले हम सीजनल की बात करते हैं। देखो, मेरा बहुत बड़ा फार्म है, मैंने तुम सब लोगों को अपने किस पे, मैंने तुम सब लोगों को अपने फार्म पे काम पे रख लिया। तुम सब मेरे लिए क्या हो गए, कैजुअल फार्म लेबर, ठीक है। क्या हो गया, कैजुअल फार्म लेबर। तो अब तुम सब लोगों को मैंने कैजुअल फार्म लेबर की तरह अपने फार्म पे रख लिया है काम कराने के लिए। पर मैंने तुम्हें कब रखा है, जब स्टार्टिंग में हमें अपना लैंड टिल करना था, मतलब सॉइल प्रिपेयर करना था। उसके बाद सोइंग पीरियड आया तो मैंने सो करवा दिया तुम लोगों से, सबको पैसे वैसे दे दिए जो भी आपका डेली वेजेस हुए। उसके बाद बाकी सबको छुट्टी कर दी और 2 लोग रख लिए, उनसे बोला कि भाई तुम लोग को ना फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना है। तो उन लोगों ने फर्टिलाइजर्स एक दिन डाल के वो चले गए। अब बाकी सबको मैं पैसे ऐसे बैठने के थोड़ी ना दूंगी। आप सोचो कि नहीं भाई आओ बैठो और देखो कि मेरा क्रॉप उग रहा है कि नहीं उग रहा, रोज के बताना कि आज कितना इंच होगा, इस चीज के लिए तो पैसे मैं दूंगी नहीं। तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक हार्वेस्टिंग सीजन नहीं आता, अब क्रॉप को ग्रो करने में 3 से 4 महीने तो बड़े आराम से लगेंगे, तब तक के लिए जो हमारी कैजुअल फार्म लेबर है उसके पास में कोई काम नहीं होता। इसीलिए इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि साल के कुछ महीने तो उनके पास काम होता है, जब सोइंग पीरियड है, प्लोइंग पीरियड है या हार्वेस्टिंग पीरियड है, तब उनके पास पूरा काम होगा। पर उसके बीच में कोई भी उनको काम नहीं देता और इस टाइम पर ये ढूंढ रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं कि इनको कोई भी काम, कैसा भी काम जल्दी से मिल जाए, ठीक है। सो या दैट्स इट, है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा फार्म है जिस पर मैं काम कर रही थी। अब मेरे 2 बच्चे हुए, ठीक है। एक का नाम रख देते हैं, हाँ, एक का नाम है रामू, दूसरे का नाम है श्यामू,
ठीक है। तो मैं पहले उस लैंड को टिल करी थी, मैं उस लैंड को यूज करी थी, बहुत अच्छे से अकेले काम करी थी, बहुत अच्छे से काम हो रहा था, पैसे भी इनफ आ रहे थे। अब मेरी डेथ हो गई, 2 बच्चे हुए, रामू शामू। रामू शामू ने क्या किया, उसी जमीन पे दोनों लोग काम करने लग गए। अब जिस जमीन पे मैं अकेले काम कर रही थी, तो मतलब उस जमीन पे इतना ही काम हुआ होगा कि मैं अकेले, एक इंसान अकेले काम कर सकता है। पर जब रामू शामू दोनों ही उस जमीन पे काम करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उनमें से कोई एक अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है, एक की वहां पे जरूरत है ही नहीं, और यही हो रहा है। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, बाहर से कोई आएगा, उसको लगेगा अरे वाह दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बट एक्चुअली पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि उनका काम तो अनप्रोडक्टिव है, वो काम 2 लोग कर रहे हैं जो एक्चुअली है किसका, एक इंसान का। अब अगर उसमें से रामू जो है वो खेत पे काम करे और शामू जो है वो छोटी सी दुकान खोल ले, तो क्या उनका पैसा डबल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, पर वो ऐसा नहीं करते, और इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पे इट अपीयर्स कि हमारा जो फार्मर है वो काम करता है, पर वो एक्चुअली काम नहीं करता। ठीक है। लास्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में मोस्टली देखने को मिलती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हमारा, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक सिटीजन है जिसने पीएचडी कर रखी है, ठीक है। अब उसको ना पीएचडी जैसी जॉब नहीं मिल रही है, ना उसको इतनी सैलरी मिल रही है। पता चला वो किसी स्कूल में गए जॉब की तलाश में, और उनसे बोला कि आपको ना फर्स्ट सेकेंड क्लास पढ़ानी है, फर्स्ट सेकेंड क्लास। अब वो इंसान जिसने पीएचडी की हुई है, उससे आप बोल रहे हो कि आपको फर्स्ट सेकेंड क्लास पढ़ाने, क्या वो उसकी एजुकेशन को कहीं पे भी जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या वो उसको उतनी सैलरी देंगे, चलो फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ा दे, क्या वो उनको उतनी सैलरी देंगे जो एक पीएचडी कैंडिडेट को मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देंगे। वो उनको सैलरी कितनी देंगे? फर्स्ट सेकंड क्लास के टीचर वाली, राइट। इसीलिए हम इसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो एजुकेटेड तो है पर उसको अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वैलिड जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, बस यही था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर का सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हेल्थ और एजुकेशन एक बार आप बुक से पढ़ लेना। हेल्थ और एजुकेशन में बस आपको ये बताया गया कि गवर्नमेंट ने किस किस तरीके से किस किस पॉलिसी के थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन करने की कोशिश की। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। चलो, अब देखो भाई, पॉवर्टी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, ऑब्वियसली ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो इसमें नहीं है। तो पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पर गरीबी किस तरीके से देखते हैं हम? क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया इनफ है पॉवर्टी देखने के लिए? एक जमाना था जब ये बात सच होती। जब मैं आपसे कहती कि क्या इनकम का क्राइटेरिया ही होता है, तो आप बोलते हाँ, और मैं बोल देती कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सिर्फ इनकम ही तो होती है जिससे हम पॉवर्टी देख सकते हैं। पर आज सिर्फ इनकम नहीं बची है। आज हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट इनकम है उतनी ही इम्पोर्टेंट और सारी चीजें हैं, जैसे कि इनकम, लेवल ऑफ कंजम्पशन, हेल्थ, एजुकेशन, फलान ढमाक फलान फलान फलान, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास जो आज के टाइम पे सोशल साइंटिस्ट देखते हैं एज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, है ना। अब ये सारी चीजों में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझ आते हैं कि दैट कुड बी अ रीजन ऑफ पॉवर्टी। पहला है सोशल एक्सक्लूजन्स। हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे सोशल ग्रुप्स जिनको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया था आज से कुछ साल पहले बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वो आज भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं, या फिर पूरे चांसेस होते हैं कि वो शायद पुअर फैमिली में होंगे, मतलब उनकी फैमिली पुअर ही होगी। तो ये है सोशल एक्सक्लूजन। अब ये सोशल एक्सक्लूजन किसका होता है? ट्राइबल्स का,
SC/STs का। तो ये आज से बात नहीं चलती हुई आ रही है, ये बात चलती हुई आ रही है बहुत साल पहले से। जहाँ पे वो गांव में रहते थे डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस वजह से उनकी फैमिली जो है वो कौन सी साइकिल में फंस गई थी, विशियस साइकिल में। और जैसे मैंने आपको बताया कि विशियस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो वही मुश्किल आज हम देख रहे हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबल कौन से लोग हैं? वल्नरेबल लोग वो हैं जिनकी या तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, सोशली एक्सक्लूडेड हैं। कई बार वल्नरेबिलिटी आपको और भी बहुत सारे तरीकों से देखने को मिल सकती है। जैसे वो लोग जो डिजास्टर प्रोन एरियाज में रहते हैं, जैसे उड़ीसा की बात करते हैं, है ना, उड़ीसा में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। इस पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उड़ीसा को हर साल 2 से 3 साइक्लोन्स हिट करते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा बड़े साइक्लोन्स हिट करते हैं। तो अब वहाँ पर हमारी सरकार की सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो यही है कि उनको वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना है, उन रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं होने देना। अब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इतना ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, तो हमारी सरकार के भी बहुत रिसोर्सेज लगते हैं और चांसेस हाई होते हैं कि जनता जो है दे आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। ठीक है, ये है पॉवर्टी। अब आते हैं हम पॉवर्टी लाइन पे। अब पॉवर्टी लाइन क्या है, क्यों बनाई हमने? तो पॉवर्टी लाइन ये कहती है कि कोई भी अगर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहा है, इतना अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहा है कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो ख़त्म हो जाए, वो पूरी हो जाए, उसको वो सस्टेन कर ले, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर उसके पास इतना लेवल ऑफ इनकम या इतना लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कवर कर पाए, सस्टेन कर पाए, तो हम कहते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब कैसे डिसाइड किया हमने? आप सबने सुना होगा कि इंसान की 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रोटी, क्योंकि बिना उसके आप 4 दिन भी नहीं रह पाओगे। तो हमने ये डिसाइड किया, हमने मतलब ऑब्वियसली मैंने नहीं, मैं तो कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली, ऐसे काश होती तो मज़ा ही आ जाता, सारे एग्जाम कैंसिल, पर इतना अच्छा सोचना क्यों है जो हो नहीं सकता। तो हमने क्या डिसाइड किया कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में जो कंजम्पशन का लेवल है उसको डिसाइड करते हैं। अब देखो, रूरल एरियाज वैसे तो सस्ते होते हैं, पर वहाँ पे लेवल ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कैलोरी इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेबर ज़्यादा होती है, फिजिकल लेबर ज़्यादा है तो आपकी कैलोरी इनटेक भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम पर डे पर पर्सन 2400 कैलोरीज मान के चलें, पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ठीक है, कैलोरीज कितना है? 2400 पर पर्सन कैलोरीज पर पर्सन पर डे। और वहीं पे अर्बन एरियाज में ये कितना हो जाएगा? 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। ठीक है, अब इन कैलोरीज तक अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रूरल या अर्बन एरियाज में रहता है और वो इतना खाना खा रहा है, इतनी कैलोरीज का इंटेक कर रहा है, तो वो किस में आएगा? वो पॉवर्टी से ऊपर आएगा। पॉवर्टी की, गरीब है वो, पर वो गरीबी रेखा से नीचे आता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो गरीब नहीं है, गरीब तो है ही। अब जो अपनी बेसिक नीड्स को, अब आजकल बेसिक नीड्स भी तो बढ़ गई है ना, अब आजकल बेसिक नीड्स में 1 GB डेटा नहीं आता महीने का, आजकल एक दिन का 1 GB डेटा आता है। अगर 1 GB डेटा नहीं है तो भी आप गरीब हो, है ना। तो ऐसा सा कुछ चल रहा है हमारी सोसाइटी में। पर 2400 कैलोरीज हमने बेसिक आइडिया रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इनटेक कर रहा है इन रूरल एरिया, सो ही और शी इज अबव द पॉवर्टी लाइन, एंड इफ नॉट दे आर बिलो इट। ओके, तो अर्बन एरियाज में ये हमने लाइन क्या रखी है? 2100 कैलोरीज। अब आगे चलते हैं। तो जब ये 2100 कैलोरीज और 2400 कैलोरीज की बात हुई, तो हमने डिसाइड किया कि इसको कैलोरीज अब इनटेक कैसे देखेंगे। कैलोरी इनटेक तो नहीं देख सकते हम रोज रोज जाके कि भैया आज आपने कितनी रोटी खाई है, क्या रोटी के साथ में दाल या सब्जी खाई थी कि नहीं खाई थी, तो ये तो बहुत मुश्किल है। इससे बेटर ये है कि हम कंजम्पशन की जगह इनकम को कंसिडर करें। इनकम तो सबके बारे में सबको पता होती है। तो हमने डिसाइड किया कि 2400 कैलोरीज को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितने पैसे में कन्वर्ट होगी? इट वुड बी 816 रुपीज पर मंथ पर पर्सन।
ठीक है, उन्होंने क्या बोला, रूरल एरियाज में अगर मैं 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे के हिसाब से महीने का लगाऊं तो कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 816 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, रूरल एरियाज की पॉवर्टी लाइन। और जब मैंने अर्बन एरियाज की निकाली, सो दैट वुड बी 1000 रुपीज पर पर्सन पर डे, सॉरी पर पर्सन पर मंथ, है ना। ये हमारे पास क्या डिसाइड हुआ कि अगर इतना कोई अर्न करता है तो दे आर अबव द पॉवर्टी लाइन, नॉट बिलो इट, है ना। अब चलो, अब हम बात करेंगे, पॉवर्टी लाइन इज डन। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉवर्टी एस्टिमेट्स की, है ना, पॉवर्टी लाइन एंड पॉवर्टी एस्टिमेट्स। चलो, पॉवर्टी लाइन इज डन, हमें क्लियर होगा कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है कि वो महीने में कितना, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 30 है ना, 5 लोगों का तो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, 5 लोगों की फैमिली की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये सब चीज़ें आपको उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट्स। अच्छा, अब पॉवर्टी एस्टिमेट्स में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हाँ, पॉवर्टी एस्टिमेट्स में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारी सरकार है ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, उसका सिस्टम और जो बाहर, जब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करते हैं तो उनका सिस्टम अलग अलग है। कैसे अलग अलग है कि उन्होंने जो हमें बताया है दैट इज 1.25 डॉलर्स पर डे, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग या यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं 1.25 डॉलर्स की बात करूं, ये क्या बताया उन्होंने, पर पर्सन पर डे। देखो, वैसे तो मेरे को याद नहीं रहता, पर मैं आज आपके सामने देख लेती हूँ, शायद द रेट इज 90 समथिंग, है ना। 1.25 डॉलर्स इन रुपीज, दिस इज 113.40 INR। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला कि अगर इतना, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 1.25 डॉलर्स अगर कोई भी इंसान कमा रहा है पर पर्सन पर डे, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो, तो वो पुअर नहीं है। इसके ऊपर वाले पुअर नहीं है, इसके नीचे वाले पुअर है। अब मैंने क्या किया, मैंने बस इसको कन्वर्ट कर लिया 113 रुपए में, है ना। अब अगर मैं इसको, ये 1000 रुपये बताया था, इंटू 30 करूंगी, क्या आ गई वैल्यू, आप सोचो क्या आ गई वैल्यू इसकी। 13.40 हटा देते हैं, ये हो गया अपना 3,390 रुपीज। ठीक है, यही आ गई वैल्यू 3,390 रुपीज। ये उसने बोला कि पर पर्सन पर मंथ इतना पैसा कमाना चाहिए तब वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा, नहीं तो नहीं। और हमने वैल्यू क्या निकाली थी, 1000 रुपए। आप डिफरेंस देख रहे हो। इसीलिए जब वर्ल्ड बैंक ये बताता है या यूनाइटेड नेशंस ये बताता है कि कितने ज़्यादा गरीब एक देश में रहते हैं, तो उन्होंने इस बात को तो काउंट किया ही नहीं कि 1.25 डॉलर्स जो है वो उनके देश के हिसाब से बहुत कम है, हमारे देश के हिसाब से वो बहुत कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं इन कंपैरिजन टू द अदर वर्ल्ड कंट्रीज, राइट। ये कंपैरिजन जो है, इसी की वजह से जो हमारी पॉवर्टी एस्टिमेट्स आते हैं वो डिफरेंट आते हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, जबकि हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में इतनी पॉवर्टी मतलब है, बहुत ज़्यादा है पर रिड्यूस हो गई है, उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, दिस इज ग्लोबल वर्ल्ड सिनेरियो। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में एक बहुत सुंदर सा मैप, ग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में, प्लीज उसको एक बार रीड कर लेना। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या जो डिटेल्स आती है ना, ये सब आपको याद नहीं करनी। ये नॉर्मली आपसे पूछा ही तब जाएगा जब आपके पास ऊपर केस दिया हुआ होगा, है ना, ग्राफ दिए होंगे तभी आपसे पूछा जाएगा, रटना नहीं है कुछ भी। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की। देखो, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज में क्या है कि हमारी कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो और उसके ही बराबर में बाकी सारी स्टेट्स आ रही हो, या बहुत ज़्यादा गरीब हो उसके बराबर में बाकी सारी स्टेट्स आ रही हैं, है ना, ऐसा नहीं है।
अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे गरीब जो स्टेट है वो है बिहार, बहुत ज़्यादा गरीब स्टेट है। इंडिया में 22 समथिंग % का भी वो चल रहा है पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि बिहार में कितना है, तो बिहार में ये है 33.7%, ठीक है। 33.7% रेट चल रहा है वहां पे पॉवर्टी का। ऑल इंडिया कितना है 22, क्या उससे ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। और वहीं पे अगर मैं केरला और हिमाचल की बात करूं तो ये 7 to 8% पे लाई करते हैं। आप सोचो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। और ऐसा नहीं है कि इन स्टेट्स में डिफरेंस है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये है इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। पर क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल पॉवर्टी जो है वो कम और ज़्यादा हो जाती है। अगर एक स्टेट में है तो इंडिया का ही हिस्सा ना, तो अगर एक स्टेट में ज़्यादा एक स्टेट में कम है तो ओवरऑल आपकी पॉवर्टी पे असर पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम करना शुरू किया तो वहाँ से पॉवर्टी कम हो गई। तमिलनाडु ने PDS पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पे काम करना शुरू किया तो बहुत अच्छा सा हो गया। पंजाब हरियाणा में जो ट्रेडिशनल हमारा होता है एग्रीकल्चर होता है उस पे काम करना शुरू किया तो वहाँ से बहुत अच्छा बेटरमेंट हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से आज वो पॉवर्टी को स्ट्राइक डाउन कर चुके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स तो पहले ही हो गया था शायद, गलती से डाल दिया शायद मैंने। चलो अब ग्लोबल वर्ल्ड सिनेरियो एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें हमें ये कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन सी स्टेट में कौन सी कंट्री में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, दैट यू गाइस कैन गो थ्रू इट। वही सेम चीज़ है कि क्वेश्चन अगर आता भी है तो वो आएगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में से, तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रीड कर लो समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी सा है कि कौन से कंट्री में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बस वो सब चीज़ें। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पे। इंडिया में लाख बुराइयां, पर पॉवर्टी एक ऐसी चीज है जिसको हम ये ओपन हार्टेडली बोल सकते हैं कि हमारी देन तो नहीं है अपने आप को, चाहे कुछ हो जाए पर पॉवर्टी हमारी देन नहीं है। क्यों नहीं है पॉवर्टी हमारी देन? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी को अप्रूव करना शुरू किया, दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ करना शुरू किया तो हम गरीब होते चले गए और इतने होते चले गए कि उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि अब देश जो है वो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट होता जा रहा है। और शायद यही एक रीज़न भी था कि वो हमें छोड़कर कि शायद वो हमें इंडिपेंडेंस देकर चले गए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक बहुत बड़ा रीजन है। किसका रीजन है ये रीजन है हमारी पॉवर्टी का। अब इसके बाद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, दो इट वाज मैनुअल, आई अग्री टू दैट, बट जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो अपने आप को ट्रांजिशन में नहीं ला पाया, उससे पहले वो डेड एंड आ गया। और उसी की वजह से ये हुआ कि उनकी जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज की वजह से हम इतना डेट में आ गए, हम इतना परेशान हो गए कि पुरानी ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी वो तो खत्म हो गई, फ्लरिश ही नहीं कर पाई, और जो नई थी उनको उन्होंने फ्लरिश होने नहीं दिया। तो एक तरीके से पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स पॉलिसीज। अब इसके अलावा जब हमने ग्रोथ करनी शुरू करी आफ्टर इंडिपेंडेंस तो हमने बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज फॉर्म करी, जॉब्स के लिए अलग टाइप की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करने के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिसीज करी। पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, पॉपुलेशन एक्सट्रीमली ग्रो कर रही थी।
अब क्योंकि पॉपुलेशन एक्सट्रीमली ग्रो कर रही थी तो जितनी ज़्यादा जॉब्स हमारी गवर्नमेंट निकाल रही थी, ई जॉब्स वो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम थी। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो देश में फैलता चला गया और उसकी वजह से पॉवर्टी जो थी वो देश में फैलती चली गई। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल जो था प्रॉपरली कंबाइन या एक साथ में मिसमैच हुआ और उसकी वजह से हमारी जो कंट्री की हालत थी, पॉवर्टी थी, वो बढ़ती चली गई। धीरे धीरे अब रिड्यूस हुई है आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, बट उससे पहले हम अगर देखें तो हमारी पॉवर्टी इंक्रीज हुई थी, ना कि कम हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स में जब हमारी सरकार आई तो सरकार ने क्या किया कि 1992 में हमारे पास पोस्ट मतलब लिबरल पॉलिसीज आई थी। उससे पहले सरकार को लगता था कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो पॉवर्टी अपने आप से रिड्यूस हो जाएगी। तब उन्हें लगता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम करते हैं तो पॉवर्टी अपने आप से रिड्यूस हो जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होने लगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, चलो ये शायद आपको अभी समझना है, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये सिस्टम है क्या। आप एक बात सोचो, आपकी क्लास में 4 बच्चे थे, ए बी सी और डी। ये हम बात कर रहे हैं 9th ए की, अब हम बात करेंगे 9th बी की। ठीक है, 9th ए के जो बच्चे हैं उनमें से 50 मार्क्स का पेपर था। एक बच्चे के 49 आए हैं, दूसरे के 48 आए हैं, तीसरे के 13 आए हैं और चौथे के आए हैं समथिंग 10। ठीक है, अब क्लास बी की बात करते हैं। नंबर आए हैं 30, 35, 32 और 10। ठीक है, अब आपको देखने से क्या लग रहा है, किस क्लास ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बेटर परफॉर्म किया है? शायद ये वाली क्लास, क्योंकि इनके 30, 35, 32 आए हैं और एक बच्चे के कम आए हैं, बहुत कम आए हैं ना, मान लिया। पर क्लास ए में 2 बच्चों के बहुत अच्छे आए हैं, पर वहीं पर 2 बच्चों के बहुत कम आए हैं, राइट। पर ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा होता है, पर जब हम एवरेज निकालेंगे क्लास का तो क्या होगा, प्लस 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 डिवाइडेड बाय 4, सेम प्लस 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 डिवाइडेड बाय 4। ये सेम चीज हम यूज करते हैं जब हम इनकम निकालते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम से ही हम डिसाइड करते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब मैं पर कैपिटा इनकम निकालूंगी तो पर कैपिटा इनकम में अगर कोई एक मिलियनेयर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, जैसे 2-4 लोग भी अगर अंबानी जितने हो जाए अमीर, तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिल्कुल करेगी। पर द पॉइंट इज कि क्या ये ओवरऑल ग्रोथ है? नहीं, है ना। तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, पर क्या सबके साथ में हो रही थी? नहीं। ओवरऑल ग्रोथ हो रही थी? नहीं। कुछ लोग थे जो अच्छे बिजनेसमैन थे, कुछ लोग थे जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उनकी वजह से इकोनॉमी ग्रो होने लगी, पर ओवरऑल ग्रोथ ही हमें देखने को नहीं मिली। फिर सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश करी, बट ऑब्वियसली उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे। फिर सरकार ने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाने शुरू किए। अब ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या थे? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स मेनली इस चीज़ पे हाईलाइट करते थे कि लोगों को जॉब्स मिले, और अगर जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं तो वो उनको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जिसकी वजह से उनका जो कंजम्पशन का या जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे भी करके कम हो जाए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज आती हैं। इसमें से एक पॉलिसी मैं आपको बता देती हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है, ठीक है, इसका नाम पहले सिर्फ नरेगा था। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले सिर्फ नरेगा था। नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया है? 2005 में। ये आया था 2005 में, एंड द सेम ईयर ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट कहता है
मी अ सेकंड प्लीज। ये जो एक्ट है, ये एक्ट कहता है कि 100 डेज के 100 डेज का काम, ये कम से कम 6, जब इन्होंने शुरू करी थी तो 625 डिस्ट्रिक्ट से शुरू करी थी। 625 डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको हमारी सरकार एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। एम्प्लॉयमेंट देगी, किसी भी टाइप की एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, नॉर्मली लेबर जॉब्स होती हैं, क्योंकि अब रूरल एरिया में आप क्या एक्सपेक्ट करो कि उनके पास एजुकेशन तो नहीं होगी, स्किल्स बहुत ज़्यादा होंगी नहीं, तो लेबर जॉब्स प्रोवाइड करते थे। बट वो कहते थे कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर 100 डेज, फॉर मिनिमम ऑफ 100 डेज। इन केस द गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो, they'll provide the exact wages for 100 days और of 100 days। तो वो साथ साथ उनको wages प्रोवाइड करते थे अगर वो उनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए तो। इसके साथ सरकार ने और बहुत सारी अलग अलग योजनाएं बनाई थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वरूप जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरूप जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हमें कॉर्पोरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में, 9th में भी थोड़ा सा हमें पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें ओपन करने में इस योजना का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। इसके अलावा ग्रामोदय योजना है, अंत्योदय अन्न योजना है। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी में, ठीक है। चलो, सो लास्ट इसमें टॉपिक था चैलेंजेस अहेड। चैलेंजेस अहेड में क्या आता है कि देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारी जो सरकार है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स पढ़ोगे तो आपको इस बारे में पता चलेगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ना ओवरलैपिंग है। अब ये जो ओवरलैपिंग प्रोग्राम्स हैं, पहली बात तो ये कि सरकार ऐसा करती क्यों है, अगर उन्हें पता ही है कि ये सारे ओवरलैपिंग है तो वो सरकार ऐसा कर ही क्यों रही है। क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं तो उनको क्या करना है, उनको बताना है कि हम एक पॉलिसी लेकर आए, है ना। अब वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि ये पॉलिसी तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवरलैपिंग पॉलिसीज। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। पॉलिसी आ गई, शानदार पॉलिसी थी, महात्मा गांधी स्वरूप जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना, पर क्या ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की गई है? नहीं की गई। ये सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट के लिए भी और हम सिटीजन्स के लिए भी, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, सब कुछ लिखा हुआ था, मैंने बस मिस कर दिया। तो महात्मा गांधी हमने कर लिया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान वॉज लॉन्च इन 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है ना। ये सब कुछ ऐसी योजनाएं जैसे पोषण शक्ति है, तो इसमें इसमें हमारी जो सरकार है वो खाने के लिए प्रोवाइड करती थी। वो कोशिश करते थे कि आपका जो खाना है वो आप तक पहुंच जाए, न्यूट्रिशनल फूड पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि खाना पहुंच रहा है, क्वांटिटी पहुंच रही है, पर उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। न्यूट्रिशनल लेस नहीं, माल नरिश्ड फूड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसमें मेनली हमारी सरकार की कोशिश ये थी कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाए हर चीज़ ना, मतलब हर चीज़ जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंची है वहाँ पे पहुंच जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी योजनाओं में थी, है ना। अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके बफर स्टॉक में से, पीडीएस में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ पर आपका 3 A's वाले बात की गई है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी होती क्या है? फूड सिक्योरिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारी जो सरकार है वो हमारी जो जनता है, वो जनता, पूरा एक देश, पूरी एक टेरिटरी फूड के लिए एटलीस्ट सिक्योर्ड हो। इन केस कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आ जाती है जहां पर हम अपने फूड को और ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन सिचुएशन में हम फूड सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास इतना बफर स्टॉक है कि हम उसमें से पूरा देश खा सके, ठीक है। इसके 3 मेजर डायमेंशंस होते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी।
अवेलेबिलिटी नहीं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी तो ये 3 डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के। सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि क्या खाना अवेलेबल है। अगर खाना अवेलेबल ही नहीं है, आप सोचो डिज़ास्टर आ जाए, कुछ फ्लड्स आ जाए, क्या हम खाना ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर हम खाना ग्रो ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे कुछ और काम चलेगा, है ना? क्या हमारे पास खाना आएगा? नहीं आएगा। तो अब ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि खाना अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि बफर स्टॉक होना चाहिए सरकार के पास, ठीक है। फिर आता है एक्सेसिबिलिटी। खाना बहुत सारा है पर क्या जनता उसको एक्सेस कर पा रही है? क्या मैं वहां तक पहुंच पा रही हूँ? अब भाई हिमाचल में फ्लड्स आए हैं, आप बोल रहे हो खाना उड़ीसा में रखा है, तो हिमाचल के लोग उड़ीसा थोड़ी ना जाएंगे खाना खाने, है ना? तो क्या वो एक्सेसिबल है उनके लिए या नहीं है? क्या उनको, अगर डोर टू डोर सर्विस नहीं हो रही, तो क्या उनके नियरेस्ट कोई, उनके शहर में कोई ऐसा स्टोर है जहाँ से वो खाना ले सकते हैं या नहीं ले सकते? एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, सब कुछ है घर के बराबर में, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर चावल दे रहे हैं 100 रुपए किलो। अब जो गरीब आदमी है वो 100 रुपए के चावल तो नहीं खाएगा, ही खाएगा? नहीं खाएगा, है ना? तो क्या ये फूड अफोर्डेबल है? और ये फूड की अफोर्डेबिलिटी हम अपने हिसाब से नहीं देखते ना। फूड की अफोर्डेबिलिटी आप किसके हिसाब से देख रहे हो कि कंट्री का कोई भी सिटीजन इसको अफोर्ड कर पाए, गरीब से गरीब अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो ये 3 डिमेंशंस होते हैं फूड सिक्योरिटी के। अब वाई फूड सिक्योरिटी, कि कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कोविड, इफ यू रिमेंबर, कोविड में एक नेचुरल कैलेमिटी थी, मतलब नेचुरल कैलेमिटी क्या, एक एपिडेमिक था। अब उस एपिडेमिक के टाइम पे हमने क्या देखा कि प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा था। अगर आपको याद हो तो बीच में जो फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, उस टाइम पे सरकार बहुत सारी जगहों पे ट्रक्स के थ्रू खाना प्रोवाइड करवा रही थी, है ना? क्योंकि जब बाहर जाना तो अलाउड नहीं था, तो अब वहीं से दूध और सामान ले सकते थे। अब बात कुछ ऐसी थी कि आफ्टर ऑल सच थिंग्स हमें ये रियलाइज होने लगा कि इन केस अगर कभी ऐसा हो गया कि मॉनसून के टाइम पे मॉनसून नहीं हुए, या गर्मी के टाइम पे बहुत बारिश हो गई, अगर बहुत बारिश हो गई तो भी क्रॉप्स खराब है, ठंड बहुत पड़ गई तो भी क्रॉप्स खराब है, बहुत गर्मी पड़ गई तो भी बहुत क्रॉप्स खराब है, और बारिश ज़्यादा हो गई तो भी क्रॉप्स खराब है। उस कंडीशन पे अगर पूरे देश में इतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ कि हम लोग सस्टेन कर पाए डिमांड को, फूड की डिमांड को, तो क्या होगा? जनता तो मर जाएगी, है ना? पैंडेमिक हो जाएगा, एक लोग मरने लग जाएंगे। अच्छा, क्या उल्टा बोल दिया ना मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। हाँ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लोग मरने लग जाएंगे, है ना? भुखमरी वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया? फूड सिक्योरिटी करना शुरू किया कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई पैंडेमिक आता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे पास इतना बफर स्टॉक है, इतना स्टॉक है कि उसमें से जनता को खाना खिलाया जा सके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज हु आर फूड इनसिक्योर। अब कौन है ये फूड इनसिक्योर लोग? अब फूड इनसिक्योर में बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले वो जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ऑब्वियसली। तो हमारे पास, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं तो कैजुअल फार्म लेबर, ठीक है, और अर्बन एरिया की बात करूं तो कैजुअल लेबर, ठीक है। कैजुअल लेबर, कैजुअल फार्म लेबर, ये सारे कौन हो गए? ये हो गए हमारे फूड इनसिक्योर। इसके अलावा जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे से मेरा मतलब है जो बहुत ज़्यादा इनकम अर्न नहीं कर पाते, वो सारे फूड इनसिक्योर होते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल कोई आर्टिसन हो, कोई पॉटरी मेकर, मतलब कोई वो हो, पॉटर हो, है ना, जो पॉटरी कर रहा है, ये सारे लोग, है ना। या कोई, इफ दे आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, दे आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर, राइट। प्लस ये सब तो वो हैं जो हमें पता होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम काउंट ही नहीं करते, जैसे कि विमेन आर फूड इनसिक्योर even when they are living in a very fine family, living in a very wealthy family, they are food insecure. Why? क्योंकि कई जगहों पे आज भी ये प्रथा चलती हुई आ रही है कि लड़कियों को इतना खाना खिला के क्या करना है ना, घर का ही तो काम करेंगी, बाहर तो हमारा बेटा जाएगा। तो उस तरीके से बहुत बार हमने ये नोटिस किया, स्पेशली इन अडोलसेंट गर्ल्स, जहाँ पर
उनको फूड की, उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो अपनी व्हाट डू वी कॉल दैट, या व्हेन दे आर हिटिंग प्यूबर्टी, उस टाइम पर उनको जब न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है तब उनको उतने न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते एंड दे आर माल नरिश्ड। ठीक है, सिमिलर सिचुएशन हो सकती है प्रेग्नेंट वुमेन की, और सिमिलर सिचुएशन हो सकती है लैक्टेटिंग वुमेन की। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशंस हैं जहां पर हम देखते हैं कि विमेन बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड होती हैं, दे आर हाईली फूड इनसिक्योर, और उसके साथ में विमेन ऑफ ओल्ड एज, एल्डरली विमेन, ये भी बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर होती हैं। ठीक है, फूड इनसिक्योर इज डन, फूड इनसिक्योरिटी इज डन। नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब इंडिया में हुआ क्या, जब हम थोड़े बड़े हो रहे थे, हम बड़े हो रहे थे मतलब देश बड़ा हो रहा था, जब देश बड़ा हो रहा था तब हमें ये रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी, जिसमें 45% करीब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंडल्ज थी, उस देश में भी हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा था, इंपोर्ट कराते थे हम खाना। आप सोच रहे हो, एक देश जहाँ पे जनता ही खाना उगा रही है, इतनी जनता खाना उगा रही है, उसके बाद भी हम खाना सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। What was the reason? The reason being कि हम अभी भी ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ कर रहे थे, हमारे पास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, डिमांड बढ़ती जा रही थी, बट स्टिल हमारी प्रोडक्शन उतना रीच नहीं कर पा रही थी। तो अब सरकार को लगा कि यार इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल तो बहुत सारा है खाना ग्रो करने के लिए, तो क्या करें। तो वो लेकर आए ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने सोचा कि इंडिया को हम क्या बनाएंगे, सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे। तो 1960s में सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया फॉर द क्रॉप व्हीट। जब ये सक्सेसफुल हो गया, फिर उसके बाद हम इसको राइस के लिए लेकर आए इन 1970s। ठीक है, तो 60s में व्हीट के लिए आया है, फिर 1970s में ये राइस के लिए आया। दोनों सक्सेसफुल क्रॉप थे, इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी आप देखोगे तो फार्मर्स बहुत फ्लरिश्ड हैं, है ना, दे आर वेरी रिच। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अलावा धीरे धीरे हमारी सरकार व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई, ब्लू रेवोल्यूशन लेकर आई, गोल्डन रेवोल्यूशन लेकर आई, बहुत सारे अलग अलग रेवोल्यूशंस लेकर आई, ताकि एग्रीकल्चर के सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर कर सके। ठीक है, कब आया है? व्हेन इट वाज द टाइम when the prime minister was इंदिरा गांधी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि हमारी सरकार क्या करती है। तो हमारी सरकार का जो सिस्टम है फूड सिक्योरिटी का, वो दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक, है ना। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द सिस्टम फूड सिक्योरिटी। देखो, हमारा फार्मर है, आप सबने मंडी का नाम सुना होगा, अनाज मंडी, सब दाना मंडी, जो भी आप लोग कहते हो, है ना। तो हमारा फार्मर है, इस फार्मर का नाम है मनसुख लाल। ठीक है, ये जो फार्मर है मनसुख लाल, ये फार्मर ने क्या किया, ये फार्मर बहुत बड़ा फार्मर है और इसके पास टमेटोज ग्रो होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, वैसे तो मैं दाना मंडी की बात करी थी ना, टमाटर कहाँ गए, चलो वीट ग्रो होती है तो इसने बोला कि भाई अब मैं तो वीट ग्रो करूंगा, बहुत सारी वीट ग्रो करता था। अब इससे बहुत सारे लोग सामान खरीदते थे, इसको सामान देना है, मतलब इसको जो वीट है वो देना है। एक तो ये नेस्ले वालों को देता है, ठीक है, एक कंपनी है नेस्ले करके, उसने उसको ये बहुत सारी वीट दे रहा है। फिर ये गवर्नमेंट को बहुत सारी वीट दे रहा है। इसके बहुत सारे अलग कस्टमर्स भी हैं, जो पर्सनल कस्टमर्स होते हैं वो भी हैं, उनको भी ये वीट देता है। अब आप सोचो कि ये फार्मर एक जगह पे जाकर इतने सब लोगों को सामान दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जगह पे सामान दे रहा है ना। तो अब होगा क्या कि सरकार ने ये कोशिश करी कि एक फार्मर तो बहुत बड़ा है, पर जो छोटे फार्मर्स हैं उनका क्या, उनके साथ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाई एक मंडी, एक ऐसी जगह बना दी उन्होंने जहां पे सब आएंगे और अपना सामान लेकर जाएंगे। तो फार्मर जाता है सबसे पहले मंडी, इस मंडी में फार्मर अपना वीट यानी कि अपने क्रॉप्स को बेचता है, और मंडी इनको जो प्राइस पे करती है, ये प्राइस होता है फिक्स्ड। ठीक है,
कैसे है ये प्राइस फिक्स? इसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ MSP, दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार ये कोशिश करती है कि किसी भी क्रॉप को मोस्टली जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स की एक प्राइस फिक्स कर दी जाए। सपोज वीट है तो वो 10 रुपए किलो उन्होंने MSP रखी है, तो अब फार्मर जो है वो 10 से ज्यादा में तो बेच सकता है पर 10 से कम में नहीं बेच सकता, 9.59 पे भी नहीं बेच सकता और ना मंडी वाले उससे खरीदेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है प्राइस की, सिर्फ उसी पे ही ये लोग सामान खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा पर उससे कम पे नहीं। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर ने मंडी को वीट दी, मंडी ने फार्मर को MSP में पे किया या MSP से ज्यादा में पे किया। व्हाट इज MSP? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इस मंडी से सामान अलग अलग जगह चला गया, हो सकता है इसको ये होलसेलर्स ले गए हों, रिटेलर्स ले गए हों, पर इसमें से एक ब्रांच जाती है। देखो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी मंडियां हो सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी मंडियां हो सकती हैं। अब इस मंडी से ये जाता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक कौन हैंडल करता है पता है? बफर स्टॉक हमारी यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करती है। पर मंडी से जब बफर स्टॉक में सामान गया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रॉप, मंडी ने किसको दिया है? बफर स्टॉक को दिया है। किसके अंडर आ रहा है? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट मंडी को क्या पे करेगी? इशू प्राइस पे करेगी। मंडी ने MSP पे सामान खरीदा, पर जब हमारी यूनियन ने मंडी से सामान खरीदा तो वो किस पे कर रही है? इशू प्राइस पे खरीद रही है। ठीक है, इशू प्राइस का मतलब क्या है? ये मंडी वैसे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं, पर इन्होंने, अब क्योंकि सामान का लेन देन फ्री में तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने हमारी मंडी को पैसे पे किए। क्या पे किए? इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस में ये सामान खरीद लेते हैं, इसको ये कहते हैं इशू प्राइस। अब यूनियन गवर्नमेंट, इसको कंट्रोल करने वाली जो कॉरपोरेशन है उसको हम कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। तो ये सब चीजें कौन हैंडल कर रहा है? FCI, यूनियन FCI। ठीक है, अब बफर स्टॉक FCI से गया, बफर स्टॉक FCI की स्टेट्स के पास। ठीक है, मान के चलते हैं यूपी एक स्टेट है जिसमें बहुत सारा ज्यादा गरीबी है, तो हमारी जो स्टेट की सरकार है उसने बोला FCI से, यहाँ पे जो FCI की ब्रांच होगी उसने यूनियन FCI से बोला कि भाई मेरे को तो थोड़ा ज्यादा क्रॉप्स चाहिए। तो FCI बोलेगी ठीक है, आप इतना हमें पे कर दो, इशू प्राइस के अकॉर्डिंग हम आपको सामान भिजवा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रॉप्स दिए हमारी स्टेट को, और स्टेट ने बफर, हमारी जो FCI है यूनियन वाली, उसको क्या पे किया? इशू प्राइस पे किया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो स्टेट है, ये स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये सामान पहुंचता है, और इस सिस्टम को यहाँ पर क्या होती है? राशन शॉप्स। राशन शॉप्स, राशन शॉप्स का एक और नाम क्या है? फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स, ये वहां पे जाएगा। और उसके बाद जो राशन शॉप से, अगेन ये क्या बेच रहे हैं? क्रॉप्स बेच रहे हैं, है ना। किसको? राशन शॉप को। राशन शॉप इनको किस में पे करेगी? इशू प्राइस में पे करेगी। अब जब हमारी राशन शॉप ने इशू प्राइस में पे कर दिया, उसके बाद राशन शॉप से सामान कौन खरीदता है? जनता। ठीक है, राशन शॉप से सामान किसके पास जाएगा? सिटीजन्स के पास। और ये सिटीजन्स किस में खरीद रहे हैं? वापस से इशू प्राइस में, मार्केट प्राइस में नहीं। मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इशू प्राइस। तो हमारा जो सिटीजन है वो राशन शॉप से सामान खरीदेगा ऑन इशू प्राइस। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को यहां से, जो ये वाला सिस्टम है ना, राशन शॉप्स के थ्रू सिटीजन्स के पास जा रहा है, ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो स्टॉक हमने वहां पे रखा हुआ था, ये वाला जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे मेरे को जरूर बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और वापस से इस सब चीज़ों को बता पाऊँ।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सरकार ने इस पीडीएस को अलग अलग तरीके से चेंज करते रहे बहुत बहुत टाइम में, है ना। इसके लिए आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल अगर आप देखोगे बिल्कुल लास्ट में, उसमें ना पीडीएस है, पीडीएस है, फिर है टीपीडीएस है ना। तो ये सब क्या है, जैसे एक रिवैम्ड हो गया, एक टारगेटेड हो गया, फिर बाद में अंत्योदय अन्न योजना आ गई। तो अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 कार्ड्स बना दिए, है ना। एक तो एपीएल हो गया, अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड, जिसमें अगर हम लोग चाहें हम लोग भी राशन शॉप से सामान खरीद सकते हैं। हमारे लिए प्राइस थोड़े बड़े होंगे पर मार्केट प्राइस से फिर भी कम होंगे, ठीक है। फिर हो गए बीपीएल, जो आपको पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं अंत्योदय कार्ड्स। अंत्योदय कार्ड्स आर दोज फॉर द डेस्टिट्यूट्स आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड्स होते हैं, उनके लिए अलग स्कीम आती है। कई बार उनको फ्री में खाना मिल जाता है, कई बार उनको बहुत कम पैसे में खाना मिल जाता है, 2 रुपए वीट या 1 रुपए वीट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हुआ करता था। अब रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव्स, प्रॉब्लम एक फूड सिक्योरिटी या पीडीएस में प्रॉब्लम क्या है, दूसरा है रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। तो जब हम रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव्स की बात करते हैं तो पीडीएस में चैलेंजेस की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। अब देखो हमने कितना सारा यहाँ पे लाइन बना दी, है ना, बहुत सारी लाइंस बना दी, और ये तो एक आइडिया है जो मैंने आपको दिया है। इसके बीच में भी कितने सारे मीडिएटर्स होंगे। तो ये मीडिएटर्स क्या करते हैं, ये मीडिएटर्स बीच बीच में से सामान खरीद लेते हैं। देखो फार्मर हमारा बहुत अच्छा सामान देता है मंडी को, पर जब जनता के पास जो सस्ता सामान जा रहा है वो सामान इतना सस्ता है कि उसकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। वो प्रॉपर जो मिक्स वाला खाना है वैसा वाला है ना, मतलब वीट की क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसमें पत्थर ही पत्थर मिले हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में इतने सारे मीडिएटर्स हैं जो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो राशन शॉप की दुकानें हैं वो कभी खुलती नहीं है, बहुत बहुत महीनों तक नहीं खुलती। तो जिसको सामान खरीदना है वो खरीदेगा कहाँ से। और राशन शॉप का जो ओनर होता है या जिसको वो मिलता है, क्या मिलता है वो, कॉन्ट्रैक्ट जिसको लीज मिल रही है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो क्या करते हैं, उस सामान को अपने पास रखते हैं, सस्ता सामान वहाँ पे रखते हैं और उस सामान को मार्केट में बेच देते हैं मार्केट प्राइस पे। तो उनका तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस सिस्टम में। इसके अलावा बफर स्टॉक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बफर स्टॉक में इतना खाना, इतना अनाज, इतने क्रॉप्स रखे हुए हैं कि हम इतने ग्रेन्स रखे हुए हैं कि वो लिमिट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और वो क्रॉप्स जो हैं वो मार्केट में नहीं पहुंच रहे, वो अंदर रखे रखे सड़ रहे हैं, या तो उनको चूहे खा रहे हैं या वो सड़ चुके हैं, उसमें से स्मेल आ रही है। कई सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनको सालों से खोल के नहीं देखा गया कि इसमें कितना अनाज भरा है और कितना अनाज खराब हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है रोल ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। कॉर्पोरेटिव्स का रोल क्या है, जैसे तमिलनाडु में कॉर्पोरेटिव्स ने क्या किया है, एनजीओज ने अपने अंडर ले लिए हैं राशन शॉप्स। तो वो बहुत अच्छे से लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि कम से कम करप्शन हो, लोगों तक एक्चुअली जो जनता इन नीड है उनको वो हेल्प कर सके, और इस तरीके से उनका काम चलता है। इसके अलावा हमारे पास अमूल है, एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन जो प्राइस मेंटेन करके चल रहा है, क्वालिटी मेंटेन करके चलता है। अदर देन दैट हमारे पास मदर डेयरी है जो दिल्ली में बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया हुआ है, अगेन कॉर्पोरेटिव्स, ठीक है। ये जो भी हमारे पास कंट्रोल प्राइजेस होते हैं ना उन पे ही काम करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट ऑल दीज कॉर्पोरेटिव्स। या आई गेस दैट्स इट, है ना। यही हमारा चैप्टर था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग इट, मेक श्योर यू आर शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स। थोड़ा सा प्रॉफिट उनको भी, पढ़ाई बांटने से बढ़ती है, हमेशा आपने सुना होगा। तो सॉरी, विद्या से बढ़ती है पढ़ाई, ओके, नेवर माइंड। ब्रेन सेल्स डेड हो चुके हैं इतना लंबा लेक्चर लेने के बाद। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस इज अरिमा चतुर्वेदी signing off for today's class. I'll see you in the next class with polity and maybe some very important questions coming right up live on the channel. So thank you so much. I'll see you in the next classes. All the very best. Prepare yourself for your final exams. Thank you so much. See ya. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।